अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है कि आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है साबिर सुल्तान। मेरा नाम है मोहम्मद सादिक। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। हाजिर एक नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। वीडियो है वर्ल्ड अफेयर की और उसका टाइटल है विद 5 मिसाइल। चाइना ने जापान पे 5 मिसाइल दागे हैं। मिलके देखते हैं पहले वीडियो, फिर उस पर करेंगे अपना रिएक्ट। हमारे रिव्यूज़ को जानने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। बढ़ते हैं वीडियो की जाने। नमस्कार एंड वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ चाइना आज के समय लिटरली आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। चाइना ने 5 मिसाइल अब मार दिए हैं जापान के इकोनॉमिक जोन में। ये इतिहास में पहली बार हो रहा है कि जब चाइना के मिसाइल जापानीज वाटर पे गिरे हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे, आपको आर्टिकल दिखेगा। क्योडो न्यूज जापान का न्यूज आउटलेट है, ये यहाँ पर रिपोर्ट कर रहे हैं 5 चाइनीज बैलिस्टिक मिसाइल फॉल विद इन जापान एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। टोक्यो ने ऑफिशियली यहां पर प्रोटेस्ट किया है। और मैं आपको यह बता दूं कि जैसे ये न्यूज सामने आई तो दुनिया भर में लोग अलर्ट हो गए कि क्या अब चाइना जापान पर भी आक्रमण करेगा, क्योंकि अगर चाइना जापान पे आक्रमण करता है तो जापान यूएसए की जो म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी है ये ट्रिगर हो जाएगी, जिसके अंडर यूएसए को जापान के बचाव में आना होगा। थैंकफुली अभी जापान का कुछ नुकसान हुआ नहीं है, मगर यहाँ पे मैं बता दूं चाइना आग से खेल रहा है। चाइना की सरकार को सोचना होगा कि आज के समय जो ये अंधे बैलिस्टिक मिसाइल बरसा रहे हैं, ताइवान के आसपास 11 मिसाइल गिर दिए, 5 मिसाइल मार दिए जापान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में। चाइना करना क्या चाहता है? अगर मान लीजिए एक मिसाइल भी थोड़ा सा अलग निकल गया, अगर किसी शिप को हिट कर दिया, किसी सिटी को हिट कर दिया, इससे रातों रात मैं आपको बता रहा हूं कि एशिया में वॉर स्टार्ट हो सकती है। यूरोप में ऑलरेडी यूक्रेन वॉर के बारे में आपको पता होगा, वहां पे वॉर चल रही है। एशिया में भी हम स्मॉल स्केल वॉर के बहुत ही ज्यादा करीब हैं। अब यहाँ पर मुझे पता है, आप सोचोगे अच्छा चाइना ताइवान पर तो मिसाइल बरसा रहा है, उसका तो पता है, वो नैन्सी पेलोसी ने विजिट करी थी तो चाइना काफी गुस्सा है। जापान ने क्या किया? आई मीन लिटरली मैं देख रहा था इंडियन सोशल मीडिया पे लोग इस टाइप की मीम शेयर कर रहे हैं कि मुझे क्यों तोड़ा वाली बात, कि जापान ने अचानक से यार क्या कर दिया कि चाइना अब जापान के जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उस पर भी मिसाइल गिरेगा। श्योरली ये एक मिस्टेक हुई होगी, ये मार रहे थे ताइवान को, और सिंस ताइवान और जापान के जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है आसपास बहुत ज्यादा करीब है, यहाँ पे आप देखोगे ये ताइवान है, ये जापान का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, बिल्कुल मतलब कुछ ही किलोमीटर का डिफरेंस है, तो गलती से कुछ मिसाइल चले गए होंगे और चाइना ने ये भी बोल दिया होगा सॉरी। नहीं, चाइना ने ऐसा कुछ नहीं कहा। चाइना का जवाब सुन के आप लोग चौंक जाएंगे। लिटरली मैं कहूंगा आपने ऐसा जवाब सोचा नहीं होगा कि चाइना देगा। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को इन डेप्थ, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि भारत में आज के समय टोटल कितने स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड हो चुके हैं? भारत सरकार ने भी रिसेंटली कहा है कि गर्व की बात है हमारे देश के लिए कि इतने स्टार्टअप्स अब हमारे देश में हो चुके हैं रजिस्टर। ये हैं यहाँ पे आपके सामने ऑप्शंस: 20,000, 75,000, 20,000, 75,000, 30,000 या फिर 5 लाख। कितने स्टार्टअप्स आज के समय हैं भारत में? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। अब पहली बात तो यहाँ पर आप पूछोगे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का मतलब क्या है? क्या यहाँ पर जापान को अधिकार था उस रीजन पे जहां पर चाइना ने बॉम्बिंग करी है? तो इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 नॉटिकल माइल्स तक एक्सटेंड करते हैं एक कंट्री की लैंड बॉर्डर से, और उसके अलावा इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पर एक कंट्री को अधिकार है कि ये लोग यहाँ पर माइनिंग, उसके अलावा नेचुरल गैस, ऑयल, इसकी एक्सप्लोरेशन, ड्रिलिंग कर सकते हैं। तो ये जापान का पानी है। थैंकफुली आप कह सकते हैं कि कोई यहाँ पर जापान की फिशिंग शिप नहीं थी, कोई जापान यहाँ पर ऑयल की ड्रिलिंग नहीं कर रहा था, नहीं तो बड़ा डिजास्टर यहाँ पे हो सकता था। इसलिए जापान ने ओपनली प्रोटेस्ट किया है। ये कहा है कि पहली बार है कि जब चाइना के मिसाइल गिरे हैं जापान पे, जापान इसका जवाब देगा। मोस्ट प्रोबेबली जापान अपनी जो नीति है, जो एक आप कह लीजिए काफ़ी डिफेंसिव नीति है, इसको इवेंचुअली चेंज करेगा। और चाइना का ये रूप देखकर डेफिनेटली आप देखोगे जापान मिलिट्री एक्सपेंडिचर अपना बढ़ाने वाला है इन द नियर फ्यूचर। अब यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन ये भी होगा, अच्छा जापान को बिना बात पे मिसाइल मारकर चाइना ने फिर सॉरी बोला होगा कि गलती से लग गया? नहीं, चाइना ने यहाँ पर जवाब निराला दिया है। चाइना ने यहाँ पर मेरी भी पढ़ाई करवाई है। चाइना ने जापान को शॉक कर दिया ये कहकर कि देखो पहली बात तो ना, आपके और हमारे जो मैरीटाइम बाउंड्री है ये डिलिमिटेड है ही नहीं।
हमने तय नहीं किया कि आपकी जो मैरीटाइम बॉर्डर है कहाँ खत्म होती है, हमारी कहाँ शुरू होती है। सेनकाकू आइलैंड को लेकर विवाद चल रहा है, तो कौन सा आपका इकोनॉमिक जोन है, कौन सा हमारा इकोनॉमिक जोन है, ये कौन डिसाइड करेगा। और ताइवान तो हमारा ही रीजन है, ताइवान को तो हम अपना पार्ट मानते हैं। तो इनके हिसाब से, चाइना के हिसाब से, इनका मिसाइल इनकी ही जमीन पे गिरा है, इनके ही टेरिटोरियल वाटर में गिरा है, और जापान को प्रोटेस्ट करने का कोई हक बनता नहीं है। अब ये मैं भी सुन रहा हूँ पहली बार कि जापान और चाइना की बॉर्डर तय नहीं है, मैरीटाइम बॉर्डर तय नहीं है। ये देखिए, मैं कहूँगा ईस्ट चाइना सी में डीलिमिटेशन को लेकर इशू तो था, मगर चाइना जापान के बीच में ऐसी अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है कि चाइना मिसाइल दाग सकता है। ये बहुत ही ज़्यादा वरीइंग बात है इंडिया के लिए भी, क्योंकि कल को चाइना ये तर्क इंडिया को भी दे सकता है कि देखिए डिस्प्यूटेड एरिया है, हमारे हिसाब से तो हमारा एरिया था, हमने यहाँ पे मिसाइल मार दिया। तो जो लैंग्वेज है चाइना की, इट इज वेरी वेरी वरिंग। और चाइना देखो यहाँ पर भी नहीं रुका, जापान पर मिसाइल मार के इन्होंने फिर जापान के साथ जो मीटिंग करनी थी वो भी कैंसिल कर दी। यहाँ पर आप देख पाओगे, ग्लोबल टाइम्स चाइना का जो सरकारी मीडिया है, इसने यहाँ पर ट्वीट करी, चाइना विल नो लॉन्गर अरेंज टॉक्स बिटवीन चाइनीज एंड जापानीज फॉरेन मिनिस्टर इन फॉर्म फैन। और रीजन चाइना का यहाँ पर यह है कि जापान एक G7 कंट्री है, और G7 कंट्रीज ने रिसेंटली चाइना के अगेंस्ट स्टेटमेंट दी है ताइवान के इशू को लेकर। अब यहाँ पर आप कहोगे ये कब हो गया? देखिए, G7 में आपको पता होगा 7 कंट्रीज आती हैं, यूरोपियन यूनियन भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करता है काफी बार, मगर ओवरऑल 7 देश आपको मिलेंगे G7 ग्रुप में। इनमें से एक देश है जापान। एक्चुअली जापान अकेला एशियन कंट्री आपको मिलेगा G7 में। और जिस तरीके से चाइना आज के समय ताइवान को टेरराइज कर रहा है, मैं टेरराइज ही कहूंगा, क्योंकि आज के समय ताइवान के लोगों में डर बहुत ज़्यादा होगा कि चाइना आसपास हर जगह मिसाइल गिर रहा है, कोई एक मिसाइल कहाँ कहीं पर चला जाए, यू नेवर नो। तो G7 कंट्रीज के जो विदेश मंत्री हैं, इन्होंने बहुत ही लॉजिकल बात करी। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये स्टेटमेंट चाइना विरोधी है। इन लोगों ने ये कहा कि जो भी ताइवान को लेकर डिस्प्यूट है, आप पीसफुली रिजॉल्व करो, ये बॉम्बिंग क्यों कर रहे हो? ये तो मतलब एक सिविलाइज कंट्री वाली कोई बात है नहीं यहाँ पे, ये तो अपनी जो ब्रूट फोर्स है वो आप दिखा रहे हो। तो G7 कंट्रीज की अगर आप पूरी स्टेटमेंट पढ़ोगे तो कुछ मुझे यहाँ पर एंटी चाइना दिखानी, बहुत न्यूट्रल इन्होंने बात करी है। मगर चाइना जहाँ पे अब पहुंच चुका है, अल्ट्रा नेशनलिस्टिक, अल्ट्रा अग्रेसिव, इन लोगों को अब बहाना चाहिए अटैक करने का कि कोई कुछ कर दे तो चाइना वहां पे मिसाइल मार देगा। और इसीलिए इन लोगों ने जापान को टारगेट किया है, जापान पर मिसाइल दागे, उसके बाद मीटिंग भी कैंसिल कर दी। और मुझे लग रहा है इन द फ्यूचर जापान के अगेंस्ट चाइना और भी एक्शन लेने वाला है। अब यहाँ पे देखिए बात आती है इंडिया की। इंडिया बिल्कुल चुप है, आप नोटिस करोगे विदेश मंत्रालय का एक भी कुछ मतलब स्टेटमेंट आई नहीं है। इंडिया इज कंप्लीटली साइलेंट। इंडिया बस देख रहे हैं यहाँ पर कि हो क्या रहा है। ताइवान की तरफ से मैंने देखी एक स्टेटमेंट आई थी इंडिया के बारे में। जो ताइवान के ऑनवॉय हैं उन्होंने ये कहा कि भारत और ताइवान ये दोनों देश फ्रंट लाइन पे खड़े हैं ऑफ अथॉरिटेरियन एक्सपेंशन। अथॉरिटेरियन कंट्री तो है चाइना, डेमोक्रेसी तो है नहीं, और लगातार वो विस्तार करना चाहता है। जो दूसरे कंट्रीज हैं उनकी जमीन, या तो अगर मान लो कोई कमजोर देश हो गया पाकिस्तान जैसा, वैसी जमीन हड़प ली। अगर कोई कंट्री रेजिस्ट कर रहा है तो फोर्सफुली उसकी जमीन हड़पने की कोशिश करी। तो चाइना ये सब कर रहा है, एक्सपैंड तो चाइना कर रहा है। और अब इंडिया को डिसाइड करना पड़ेगा कि बीइंग ऑन द फ्रंट लाइन, क्या हम यहाँ पर बिल्कुल न्यूट्रल रहेंगे या फिर जो हो रहा है, क्योंकि जो हो रहा है इट इज क्वाइट वरिंग, ये देखकर हम कहीं ना कहीं ये बोलेंगे कि चाइना को पीसफुली यहाँ पर रिएक्ट करना चाहिए। जिस तरीके से चाइना अल्ट्रा अग्रेसिव हो गया है, इससे रीजन का जो पीस है ये डिस्टर्ब हो सकता है। और वैसे मैं आपको ये बता दूं, चाइना ने यहाँ पर जो किया है, इसके रिएक्शन में क्वाड कंट्रीज इन द फ्यूचर कुछ बड़ा स्टेप लेंगी। डेफिनेटली क्वाड कंट्रीज की जो मिलिटराइजेशन है, इसमें आपको कुछ एक डेवलपमेंट होती हुई दिखेगी इन द नियर फ्यूचर, क्योंकि जापान, इंडिया, यूएस, ये सब जो यहाँ पर चाइना ने किया है, ये देखकर बिल्कुल काम नहीं रह सकते। समथिंग हैज टू बी डन। नाउ यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, इंडिया बीइंग ए फ्रंट लाइन कंट्री, क्या आपके हिसाब से इंडिया को बिल्कुल यहाँ पर साइलेंट रहना चाहिए क्योंकि रशिया तो बढ़ चढ़ के चाइना के सपोर्ट में आ रखा है, या फिर एक बार को G7 कंट्रीज की तरह ही इंडिया को एक सेंसेबल स्टेटमेंट देनी चाहिए कि देखिए इतना ज़्यादा ये जो वायलेंस चाइना कर रहा है ये गलत है, पीसफुल तरीके से जो ये सारा इशू है रिजॉल्व हो सकता है? तो लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जेन्युइनली जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। एज ऑफ अगस्त 2022 भारत में कितनी स्टार्टअप्स अब खड़ी हो चुकी हैं? तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी 75,000। पीयूष गोयल साहब ने रिसेंटली ये कहा कि इंडिया इज नाउ होम टू मोर देन 75,000 स्टार्टअप्स। इंडिया का कोइंसिडेंटली आप कह लीजिए 75th ईयर चल रहा है इंडिपेंडेंस का,
और पिछले 6 साल में आप अगर देखो तो इंडिया की स्टार्टअप्स जो 471 थी, इसमें 15,500% का जंप देखने को मिला है। और इंडिया की जो टोटल स्टार्टअप्स हैं, ये अभी कुछ महीने पहले 73,000 थी, अब रिसेंटली आप अगर देखो तो 75,000 पर पहुंच चुकी है। इट इज़ अ ह्यूज माइलस्टोन फॉर स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे आईआईटी हो, बैंक हो, तो सिंपली जाइए कमेंट सेक्शन में आपको मिलेगी ये पिंड कमेंट, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं द कोर्स ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, क्लिक करिए यूपीएससी पर और यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा ये पेज, और यहाँ पे आप परचेज कर। जी तो व्यूअर्स, वीडियो हमने देखा, वीडियो था चाइना ने मिसाइल दागे हैं जापान की टेरिटरी में, और जापान ने उस पर एहतजाज भी किया है और चाइना करेगा भी। और ये कह रहे हैं कि चाइना बहुत अग्रेसिव हुआ पड़ा है। मेरे ख्याल में तो चाइना ने जिस तरह से धमकी दी थी कि नैन्सी पेलोसी को हम नहीं आने देंगे और उसका जहाज़ को उड़ा देंगे, लेकिन उन्होंने उस हद तक काम नहीं किया। लेकिन चाइना अब अपनी ताकत ज़रूर दिखाएगा, वो जापान से करे, क्योंकि ताइवान को तो वो अपना पार्ट समझता है, वो किसी टाइम भी उसको हासिल कर सकता है। जिस तरह से रशिया ने यूक्रेन पे वार मुसल्लत की है, इसी तरह से चाइना किसी भी टाइम ताइवान को हड़प सकता है। लेकिन चाइना अब दिखाना चाहता है अमेरिका को और अमेरिका के इत्तेहादियों को, जो उसने ललकारा है चाइना को, तो चाइना डेफिनेटली उन चीज़ों को दिखाएगा कि अगर नहीं दिखाता तो कल सारे इंडिया में ये बात हो रही थी कि चाइना कह रहा था हम उसको नहीं आने देंगे, लेकिन फिर भी वो ताइवान में आई और बड़ी मीटिंग की, उसका बड़ा वार्म वेलकम हुआ, सब कुछ हुआ। चाइना को इस हद तक चिढ़ाया गया, तो चाइना भी कुछ बड़ा ही करेगा। वो अपने अब अग्रेसिव मूड में है, लेकिन कल तक तो लग रहा था कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन अब वो डायरेक्ट अमेरिका को चुनौती दे रहा है। और वो अमेरिका पे तो मिसाइल नहीं मार सकता जाके, लेकिन अमेरिका के जितने भी इत्तेहादी हैं वो उनको अब परेशान करेगा। अगर इस वॉर को ना रोका गया तो ये वॉर सारी दुनिया को अपनी लपेट में ले सकती है। अगर सारी दुनिया, एक वॉर चल रही है रशिया यूक्रेन की, उससे दुनिया इतनी परेशान है, और लेकिन अगर ये वॉर स्टार्ट होगी तो दुनिया और ज़्यादा परेशान हो जाएगी। और एक औरत और उसकी अना और उसकी ज़िद की वजह से ये सारा मामला शुरू हो रहा है। उसको क्या पड़ी थी, अगर एक चाइना ताइवान को अपना पार्ट समझता है तो समझता रहने दीजिए, ज़िंदगी नॉर्मल चल रही है सब हर किसी की। लेकिन जो ताइवान के जो बशिंदे हैं, जो रहने वाले हैं, उनकी ज़िंदगी में एक डर फैला दिया है इस एक औरत ने, कि हमेशा के लिए उनको एक डर बना रहेगा कि अभी के अभी चाइना ने हमला किया, अभी किया, कल किया, परसों किया, किसी भी टाइम चाइना उन पे हमला कर सकता है। लेकिन उसके पीछे वजह क्या है? वजह एक वो औरत होगी जिसने ये सारा स्टार्टअप शुरू किया है, और उसकी अना और ज़िद की वजह से क्या फ़ायदा हुआ ताइवान को एक उसको वेलकम देने का। हाँ, अगर दिया है तो फिर उस डर को भी ख़त्म कर दें जो चाइना की तरफ से जंग का है, तो खुलकर सामने आए कि हमें चाइना का कोई डर नहीं है, हम चाइना के साथ जंग करेंगे और अपना दिफा करेंगे। तो ये सारी बातें हैं, लेकिन जो मामला होता है, जो जड़ जहाँ से शुरू होता है, वो है अमेरिका। अमेरिका हर किसी की दुम में आग लगा के खुद साइड पे आराम से बैठा रहता है और देखता है कि ये जल रहे हैं, जैसे उसने रशिया और यूक्रेन के साथ किया। अब वो धीरे धीरे यूक्रेन की सपोर्ट तो करता है, लेकिन खुलकर रशिया के मुकाबले में नहीं आया। ऐसे ही वो चाइना, लेकिन चाइना उसको अपने मुकाबले में लाकर रहेगा कि अब आप आओ। आए अब अमेरिका जापान की मदद के लिए, क्योंकि उसकी जो डिफेंसिंग है वो सारी अमेरिका के ज़िम्मे है। तो अमेरिका अब जापान और ताइवान उसका डिफेंस करके दिखाए, अपनी फोर्सेस को लाए ताइवान में, कि कहीं चाइना उस पर हमला ना कर दे। अगर चाइना हमला करता है ताइवान पे तो इसकी डायरेक्टली टोटली जिम्मेदारी पड़ेगी अमेरिका पे, और अमेरिका की एक उस औरत पे जिसकी अना और ज़िद की वजह से लाखों लोग इसकी भेंट चढ़ जाएंगे। बिल्कुल जी, सबसे पहले तो चीज़ ये है कि अब चाइना ने अपना आप शो किया है कि भाई देखिए कि वो तो हमारा ही पार्ट है, हम उसके ऊपर मिसाइल दागेंगे तो वो तो हम कभी भी दाग सकते हैं। तो जो आपका इत्तेहादी है जिसकी वजह से आप आए, और अमेरिका बहादुर की देखिए औकात सिर्फ इतनी सी है कि वो पहले सपोर्ट कर रहे थे अपनी उस नैन्सी पेलोसी साहिबा को कि आप जाएं जी, हम आपकी सपोर्ट के ऊपर हैं। लेकिन ऐन वक्त पे जब उनकी फ्लाइट जो है ना वो वहाँ पर लैंड करनी थी, लाइटें बुझा दी गई अंधेरे के अंदर, वो कह रहे हैं कि इतना वार्म वेलकम क्या किया आपने, अंधेरे के अंदर लाइटें बंद करके तो उनको आपने उतारा है फ्लाइट को भी,
और उसको भी उतारा, वहाँ से एयरपोर्ट से आप लेकर गए हैं। और पीछे से फिर बयान आ गया बाइडेन साहब का कि हमारा नैन्सी पेलोसी से कोई ताल्लुक नहीं है, अमेरिकन गवर्नमेंट का। तो अगर आपका ये ताल्लुक ही नहीं है तो फिर आपने इतनी सारी फोर्सेस और सारे बैरी बेड़े और सारी तैयारियां किस चीज़ के लिए थी? तो ये मुनाफिकाना फेल जो है अब अमेरिका को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि दुनिया को अब सब चीज़ें नज़र आ रही हैं। अब आपको बराबर के अगर आपके टक्कर का लोग बंदे मिले तो फिर आपको भागना नहीं पड़ेगा। मैंने पहले भी वीडियो में ये बात कही थी कि अमेरिका रशिया को बिजी कर चुका है, अब वो चाइना को बिजी करना चाहता है। और चाइना जो है वो अपनी हिकमत अमली से जो है ना वो वहाँ पे वॉर में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, लेकिन अपनी धाक भी मिटाना चाहता है। और उसने ये करके भी दिखा दिया है कि देखें जी, हमने मिसाइल जो है वो अपने ही मुल्क में गिराए हैं। जापान को तो वो मानता ही नहीं कि वो जापान की जो है ना ज़मीन है, तो उसके ऊपर भी सारा वो एहतजाज भी कर रहे हैं, इसके ऊपर कोई बात भी नहीं हुई। और सारी ये चीज़ें देखें कि अमेरिकन अपने वो उस चीज़ से भी हट गए कि देखें जी, नैन्सी पेलोसी अमेरिका की तरफ से आई है। अमेरिकन गवर्नमेंट का ये स्टेटमेंट आ चुका है, ये बयान आ चुके हैं कि नैन्सी पेलोसी अपने तहत वो दौरा कर रही है, अमेरिकन गवर्नमेंट का उससे ताल्लुक नहीं है। इससे पहले कि पिछली वीक में देखा जाए तो बिल्कुल ये अमेरिकन गवर्नमेंट ये सारा व्हाइट हाउस ये बयान दे रहा था कि बिल्कुल जी हम ये जो वहाँ पर जाएंगे नैन्सी पेलोसी को सपोर्ट करेंगे। और वो जो बाइडन जो दूसरा जो था इससे पहले वाला जो उसके सेक्रेटरी का भी बयान आ गया जी हम जी नैन्सी पेलोसी को बिल्कुल सपोर्ट करते हैं ये सारा। तो यही चीज़ें हैं कि इन चीज़ों को अब देखना चाहिए अमेरिका को कि देखें कि आप एक हट दर्मी की वजह से, एक बंदे की वजह से हज़ारों लोगों की जो है ना वो जान चली जाएगी, वहाँ का अमन बर्बाद हो जाएगा, ताइवान की जो है और जापान की जो है इकॉनमी वो क्रैश कर जाएगी। और फिर अगर ये वार खुदा ना खास्ता स्टार्ट हो जाती है तो दुनिया की इकॉनमी के ऊपर इसका क्या असरात पड़ेंगे। लेकिन इससे क्या होगा, अमेरिका बहादुर के जो है ना वो हथियार बिक जाएंगे, उनको सपोर्ट मिल जाएगी। उनके जो सामने खड़े होने वाले दो चौधरी थे, एक को उसने बिजी कर दिया, दूसरे को बिजी करना चाहता है। तो ये चीज़ें अगर अमेरिका को इतना ही है कि चाइना का रास्ता रोकना चाहता है तो खुलकर चाइना के सामने आए। इस तरह दूसरे लोगों को आगे खड़ा करके दूसरों के कांधों के ऊपर बंदूक रख के चलाना जो है ना, ये अमेरिका बहादुर की पुरानी रीत है और वो यही करेगा। खुद कभी भी किसी से नहीं लड़ेगा, वो हमेशा एक दूसरे से वहीं के लोगों को लड़वाएगा और कहेगा बिल्कुल जी हमारा सपोर्ट आपके साथ है, हमारा हाथ आपके कंधे के ऊपर है। लेकिन जब ज़रूरत पड़ेगी तब वो हाथ नज़र नहीं आएगा। इस चीज़ से सीख लेना चाहिए जापान को, ताइवान को, कि वो यूक्रेन के मामले में रशिया से वो तब भी अमेरिका बहादुर भाग गया। और अब वो उनकी जो नैन्सी पेलोसी है जिसके ये दौरे को लेकर इतना ये हंगामा खड़ा हो रहा है, उसके ऊपर से उसने अपना आशीर्वाद उठा लिया कि ये जो अपना पर्सनल दौरा कर रही है अमेरिका का उससे ताल्लुक नहीं है। तो इन चीज़ों को देखना चाहिए, ताइवान को, जापान को भी देखना चाहिए। एक शख्स की वजह से अगर हमारे मुल्क के हालात ख़राब होते हैं, कशीदा होते हैं, तो फिर हमको उससे इज्तनाब भी करना चाहिए, हमें उससे बचना चाहिए। लेकिन क्या पॉलिसी है ताइवान की, जापान की, या वो खुद ही बेहतर समझ सकते हैं। लेकिन उनको इस चीज़ तरफ लाजमी गौर करना चाहिए कि अमेरिका जो है वो पहले शाबाश दे रहा था, माहौल गर्म कर रहा था, सारा कुछ उसने किया, एन मौके पे आके उसने कहा जी हमारा तो इससे ताल्लुक ही नहीं। अगर पिछली वीक की आप सारी खबरें देखें तो सारा कुछ जो है ना वो अमेरिका ईमा के ऊपर हो रहा था, व्हाइट हाउस उसके ऊपर सारे बयान आ रहे थे। लेकिन जो आप लैंड करने के वक्त जो है ना वो व्हाइट हाउस बयान देता है कि देखें जी उसका पर्सनल दौरा है, हमारा तो उससे ताल्लुक नहीं है। तो अब जब आप पीछे पीठ दिखा के भाग गए हैं तो अब आपको देखना पड़ेगा कि आप बहुत बुरी तरह से चाइना के चुंगल में फंस चुके हैं। अब आप अगर चाइना को सामने आके आंखें दिखाएंगे तो इससे आपका ही नुकसान होगा। तो चाइना अब अपनी धाक बिठाना चाहता है और अब वो दिखाएगा भी, और उसने मिसाल डालकर ये दिखा भी दिया है। और कल तक इंडिया में भी खबरें चल रही कि चाइना ने अपनी कायरता शो की है, उसने जो कहा था वो किया नहीं है। लेकिन अब वो चाइना अगर एग्रेसिव मूड में नज़र आ रहा है तो वो इस तरह से कह रहे हैं। तो ठीक है, चाइना पे जो चीज़ों को मुसल्लत किया गया है, चाइना अगर उसको जवाब देगा तो पाकिस्तान भी चाइना के साथ इस टाइम पे खड़ा हुआ है। तो दुनिया को ये भी खटकता है कि पाकिस्तान क्यों चाइना के साथ उसकी सपोर्ट कर रहा है। चाइना जब पाकिस्तान की सपोर्ट करता है तो डेफिनेटली पाकिस्तान को भी उसकी सपोर्ट करनी पड़ेगी। और जब जंग का माहौल गर्म होगा तो पाकिस्तान डेफिनेटली चाइना की सपोर्ट करेगा। अब दूसरी तरफ देखें तो यूक्रेन में जो वार है जिसमें लाखों लोगों की ज़िंदगियाँ अजीरन हो गई है, वो उनको घर बार छोड़ना पड़ा है, अपना मुल्क छोड़ना पड़ा है, वो उनकी ज़िंदगी हालो बेहाल हो चुकी है। उसके पीछे की वजह, उसकी रीज़न्स को कोई नहीं समझेगा। लेकिन हर कोई इस बात को सपोर्ट करेगा कि देखें जी वो रशिया का
उस पर हक है, रशिया वॉर उस पर कर रहा है, तो रशिया को उस तरह से किसी ने ब्लेम नहीं किया। अभी कल को चाइना अगर तबाह कर देता है ताइवान को, उसको पूरा का पूरा हड़प लेता है, वहाँ के जो लोगों के घर हैं वो तबाह हो जाते हैं, वहाँ के लोग मारे जाते हैं, तो कौन इसका जिम्मेदार है? कल को चाइना को तो किसी ने बुरा नहीं कहना, जिस तरह से रशिया को कोई नहीं कह रहा। तो ये सारी चीज़ें इस जंग को शुरू होने से पहले देखनी चाहिए बिल्कुल, ताइवान कि को भी सोचना चाहिए इसके ऊपर। इसके नताइज क्या निकलेंगे, इससे दुनिया किस तरह से मुतासर होगा। आई होप सो हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को करें सब्सक्राइब। वीडियो को अंत तक देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।